हाँ, तो हम अपनी कहानी में कहाँ तक पहुँचे थे? याद है आपको कुछ? अपनी एक कहानी शुरू हुई थी, जिसमें हमने कुछ मूवी में कुछ एंट्री की थी, कुछ धातु-अधातु नाम के अपने कुछ हीरो आए थे, कुछ अपवाद नाम के अपने कुछ विलेन आए थे। शुरू हुई थी ना अपनी कुछ मूवी और आज उस मूवी का क्लाइमैक्स होना बाकी है। क्या होना बाकी है? क्लाइमैक्स। आज हम देखेंगे कि वो कैसे लास्ट पार्ट होता है और कैसे उसका खत्म होता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए तैयार हो आप? क्लास 10th के चैंपियंस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था धातु अधातु। चैप्टर्स में कहाँ तक पहुंचे थे? हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, जिसमें कि बहुत सारी चीजें धातु अधातु रासायनिक गुणधर्म बता दिए थे। कल इसमें बहुत सारे रिएक्शंस भी बताई थी हमने। रिएक्शन वाला पार्ट आपके अच्छे अच्छे से क्लियर हो गया ना? रिएक्शन एक बार नहीं, 2 बार देख लेना आप, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? और फिर हम देखते हैं कि हमने जो धातु पढ़ी थी, 3 शब्द हमारे पास में आते हैं। एक आता है खनिज, दूसरा आता है अयस्क और तीसरा आता है धातु। ये जो धातु जब हीरो बना ना, तो उसकी जो स्ट्रगल रहा ना, वो कहाँ से शुरू हुआ था? खनिज से लेकर के शुरू हुआ था। वहां से उसका स्ट्रगल शुरू हुआ और सबसे लास्ट में वो हीरो बना, है ना? हर चीज में निखरने से पीछे को जो क्या होता है, एक कहानी होती है और वो कहानी आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे धातु बना। ठीक है? तो हम देखते हैं कि जमीन में खोद के जो खदानों से हमें जो चीजें प्राप्त होती है, बचपन से हमने 6, 7, 8 में बहुत सारी वो पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी कि खोद के निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है, जमीन से निकाले जाते हैं। खनिज जो है वो 2 तरीके से निकाले जाते हैं जनरली, है ना? एक तो होते हैं एक तो होते हैं मिट्टी से निकाले जाते हैं, जो कि जनरली आप खोद के निकाले जाते हैं। आपने माइंस देखी होगी, बहुत सारी चीजें आपके आसपास में होते हुए भी देखी होगी, है ना? तो आसपास में बहुत सारी जैसे खुदाई होते हुए भी देखी होगी। तो वो सारी चीजें जो है वो मिट्टी से निकालते हैं। दूसरी चीज होती है कि वाटर से निकालते हैं ना। जैसे पानी के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो बेसिकली उन पानी में मैग्नीशियम और सोडियम तो है ना, तो उसको उस पानी से अलग करने की जो प्रोसेस होती है, वो होती है कि हम पानी से भी खनिज को निकाल सकते हैं। उससे हमें सोडियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है और भी बहुत सारे लवण होते हैं, उन लवण से धातु हमें मिल जाती है ना? तो ये 2 प्रक्रिया होती हैं। अब देखते हैं कि ये तो है प्रॉपर खनिज, ठीक है? अब उन खनिजों में से कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जो कि मतलब हमें लाभ देते हैं। ऐसे अयस्क मतलब ऐसी ऐसे खनिज जिनसे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, उन खनिजों को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। आया समझ? यानी कि खनिजों का कुछ पार्ट है अयस्क और उन अयस्क से हमें क्या मिलती है? धातु मिलती है, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है। देखते हैं सबसे पहले धातुओं की प्राप्ति जो है वो कैसे होती है। यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारी कहानी में धातु हमें कहाँ से मिली थी? भूपर्पटी यानी कि जमीन के अंदर से हमें धातु मिली थी, ओके? और ये धातु के बहुत सारे यौगिक जमीन के अंदर पाए जाते हैं, खोद के निकाले जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज या फिर मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है? और धातु निकालने के लिए जो लाभदायक ऐसे खनिज जो होते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और उनसे धातु निकलती हैं, उन्हें अयस्क या ओर बोला जाता है, ओके? यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई? ठीक है? अब इसके बाद में इसकी 3 प्रक्रिया होती है। एक धातु का क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है, फिर धातु का सांद्रण किया जाता है और फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है ना, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, ओके? तो सबसे पहले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी उससे धातु निकाली कैसे जाती है, ओके? अब जब धातु निकालते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा है। मैंने कल आपको सक्रियता श्रेणी बताई थी। सक्रियता श्रेणी में एक जो होते सोडियम पोटेशियम, जो कि सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव थे, है ना, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील थे। उसके बाद में कुछ मध्यम धातुएं थी, जैसे जिंक था, आयरन था, लेड था। तो वो सारे के सारे धातु क्या थे? वो थे आपके मतलब नॉर्मल थे, कम रिएक्टिव थे, ठीक है? और बिल्कुल अभिक्रियाशील बिल्कुल नहीं थे। वो कौन कौन से थे? सोना चांदी, जो कि हाथ में पहन रखते हैं हम, है ना, वो सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल अभिक्रियाशील नहीं थी। तो 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ओके? तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? तो जब जो उच्च क्रियाशील जो धातुएं होती हैं, वो क्या होती है? स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, किसी को भी देख लेती है, रिएक्शन करने लग जाती है
ना, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन एक अधातु है जो कि किसी किसी के भी साथ में इतनी हाईली रिएक्टिव होती है कि किसी के भी साथ में रिएक्शन कर लेती है और क्या बना देती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। ये चीज हमने देखी थी कल, है ना, धातु ऑक्साइड बनाती है। और फिर तो इसको अलग करने के जो प्रोसेस होता है, उसको अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, को अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। यानी कि इसको अलग करने के लिए हमें एक हैवी चीज की जरूरत होगी। हैवी यानी पावरफुल कौन होता है, बिजली होती है, यानी कि विद्युत की जरूरत होगी। ठीक है, इसको अलग करने के लिए किसकी जरूरत होगी, विद्युत की जरूरत होगी। ठीक है, मुख्यतः अब जो मध्यम वाले जो होते हैं, बीच वाले जो होते हैं ना, उनको अलग करने के लिए हमें सल्फाइड और कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। सल्फाइड और कार्बोनेट की विधि के द्वारा दोनों को अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, है ना, इन सबको अलग किया जाता है। फिर जो निम्न क्रियाशील होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इन्हें आसानी से ही नॉर्मली गर्म करके भी अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अयस्क से हमने धातुओं को अलग कर दिया और इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया, निष्कर्षण। ठीक है, अब ये धातु का समुद्रीकरण है, इसको सांद्रण लिख दो आप। क्या लिख दो, सांद्रण, धातुओं का सांद्रण। सांद्रण कैसा होता है, सांद्रण का मतलब होता है कि हमने धातु तो निकाली, लेकिन उस धातु में कुछ मात्रा में क्या थी, अशुद्धि थी। क्या थी, अशुद्धि, और इन अशुद्धियों को हमने क्या नाम दिया, गैंग। क्या बोला, गैंग। तो आपकी केमिस्ट्री में अशुद्धि को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, तो ये है गैंग। तो गैंग को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है अयस्कों का सांद्रण। अब हमने अभी देखा कि जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल होती है वो किससे निकलती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से, यानी कि विद्युत अपघटन से। जो जिंक, एफी और लेड जो है, जो नॉर्मल रिएक्टिव है, वो निकलती हैं कार्बन के रिडक्शन से, यानी कार्बन के द्वारा अपचयन होता है। फिर सीयू है, एजी है, एयू है, यानी चांदी, सोना, कॉपर, तांबा, ये सारे के सारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो नॉर्मली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपके सामने दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में और खिचड़ी पक रही है। कुछ डिवाइड किया है इसमें कि सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाले जो तत्व होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाले तत्वों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, और बीच में आने वाले तत्वों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। मेजरली मैं आपको बता देती हूँ, वापस एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर कौन कौन से आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बीच में कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आते हैं जो कि नॉर्मली रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन डिसाइड करते हैं कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा। ओके, और सबसे लास्ट में आते हैं आपके सोना और चांदी, है ना, एयू और एजी। तो ये जो है वो बहुत ही बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए आपके घरों में जो ज्वेलरी पहनी जाती है वो इसी की पहनी जाती है ना। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि सक्रियता श्रेणी में कौन से तत्व कहाँ कहाँ पर आते हैं। अब हमने जब ये देख लिया तो हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाले जो तत्व होते हैं ना, उनको हम कैसे देखते हैं, कैसे वो होते हैं। तो निम्न अभिक्रियाशील तत्व जो है वो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एजी हो गया, मरकरी हो गया, ओके, और ऑरम हो गया, ऑरम यानी सोना। ओके, तो ये क्या होते हैं, थोड़े कम अभिक्रियाशील होते हैं और इन्हें नॉर्मली गर्म करते हैं, भर्जन करते हैं और ये आसानी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, हाँ, जनरली क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों पर क्या होता है कि ये सल्फाइड अयस्क होते हैं, इन्हें भर्जन करते हैं। भर्जन का मतलब होता है गर्म करना। दो तरह से गर्म किया जाता है, एक बोलते हैं भर्जन, दूसरा बोलते हैं निष्पादन। ओके, भर्जन में है ना आपके एयर प्रेजेंट होती है, यानी कि एयर की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में आप गर्म करते हो, और निष्पादन में आपको वायु की जरूरत नहीं रहती है, विदाउट ऑक्सीजन आप उसको गर्म करते हो। ओके, और फिर हमें एक मिलता है धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड मिलने के बाद में हमें मिलता है धातु। आया समझ में, यानी कि धातु को प्योरिफिकेशन करने के पूरे प्रोसेस में पहले धातु ऑक्साइड मिलेगा, उसके बाद में धातु मिलेगा। ओके, यहाँ चीज समझ में आनी जरूरी है। अब सीने बार है ये, है ना, तो सीने बार एक मरकरी का अयस्क है, HgS है, मरकरी का सल्फाइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है, सल्फाइड। तो सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम करते हैं भर्जन के द्वारा। ओके, तो भर्जन के द्वारा करते हैं, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्फाइड अयस्क को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
कर दिया तो फिर मरकरी ऑक्साइड मिल गया, और मरकरी ऑक्साइड को बाद में फर्दर हमने और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो फिर हमें यहाँ पे प्योर मरकरी दिख, जो ग्लास में आपको प्योर मरकरी दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी धातु होती है तो उसको सबसे पहले धातु ऑक्साइड मिलता है, धातु ऑक्साइड के बाद में फिर हमें वो धातु मिलती है। ओके, यहाँ तक आ गया समझ। फिर क्या हुआ, देखो हमने इसको वापस ऑक्सीजन दिया तो ये मरकरी मिल गया और फिर ऑक्सीजन बाहर निकल गया। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो याद क्या रखना है, पहले ये सिनेबार था, सिनेबार से मरकरी ऑक्साइड बना, मरकरी ऑक्साइड से फिर हमें मरकरी मिली। आया समझ। अब तांबे का भी सेम ऐसा ही है, तांबे का एक अयस्क होता है, ये अयस्क सबके याद रखना, ठीक है। सिनेबार किसका है, मरकरी का है। तांबे का अयस्क कौन सा है, कॉपर ग्लास। ये भी क्या है, सल्फाइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है, सल्फाइड। ओके, तो सल्फाइड अयस्क है, उसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति से ये कॉपर का ऑक्साइड मिल गया। कॉपर के ऑक्साइड को हमने फर्दर और ज्यादा क्या कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो सबसे लास्ट में हमें कॉपर मिल गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गई। सेम वो का वही प्रोसेस। ओके, तो सल्फाइड अयस्क को अलग करने का सेम प्रोसेस है। उसके बाद में सक्रियता श्रेणी में वे तत्व जो कि बीच में आते हैं, मध्य में आते हैं। ओके, मध्य में आते हैं, तो मध्य में आने वाले धातुओं को हम कैसे अलग करते हैं। पहले तो आते कौन कौन से, जिंक, एफी और लेड, सीसा, है ना। तो ये प्रकृति में सल्फाइड अयस्क होते हैं और कार्बोनेट अयस्क भी होते हैं। सल्फाइड अयस्क को किससे अलग करते हैं, सल्फाइड को करते हैं भर्जन से, कार्बोनेट को करते हैं निष्पादन से, है ना। जिंक, लोहा और सीसा यहाँ पे आपके तीनों के तीनों दे रखे हैं कि कैसे दिखते हैं। ओके, तो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उन्हें भर्जन के द्वारा किया जाता है, वायु की उपस्थिति में किया जाता है। आगे समझ, धातु ऑक्साइड मिलता है, सेम वो का वही प्रोसेस है। ये हमें धातु ऑक्साइड मिल गया, ZnO मिल गया, और उसे हमने फर्दर और टेम्परेचर दे दिया और Zn प्राप्त हो गया। कार्बोनेट अयस्क में हम किसके द्वारा अलग करते हैं, निष्पादन के द्वारा अलग करते हैं, ये हमने डिस्कस कर दिया है। वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। निष्पादन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। ओके, तो ये ZnCO3 हो गया, ये कार्बोनेट अयस्क है Zn का, और हमने Zn को ZnO मिल गया और CO2 बाहर निकल गई। हमने क्या किया, कार्बोनेट अयस्क था इसीलिए CO2 बाहर निकली, है ना। तो हमने क्या किया, उसमें विदाउट एयर इसको गर्म किया। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि सल्फाइड अयस्क को कैसे अलग करते हैं और कार्बोनेट अयस्क को कैसे अलग करते हैं। ये देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपके ये ZnCO3 था, और ZnCO3 की कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हमें जिंक मिलता है। ओके, अब धातु ऑक्साइडों का अपचयन, अपचयन क्या होता है, तो धातु ऑक्साइडों को कार्बन की उपस्थिति में गर्म करना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये ZnO है, ये कार्बन की उपस्थिति में हमने Zn मिल गया और उसके बाद में CO बाहर निकल। ओके, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कोक भी होती है, और ये इस तरीके से कोक होती है, और सबसे लास्ट में हमें धातु मिलती है। आया समझ। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक हाईली रिएक्टिव धातु जो होती है वो दूसरी रिएक्टिव धातु, जो कम रिएक्टिव धातु होती है, उससे क्या कर देते हैं, उसको विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल इधर दे रखा है, दोनों सेम एग्जाम्पल है, आप कहीं भी देख सकते हो। जैसे ये Fe2O3 एक लोहे का अयस्क है, क्या है, Fe2O3। ओके, हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। अब आप कमेंट में मुझे आंसर देना कि हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, और याद रखने का ट्रिक जो है वो मैं कल बताऊंगी। Fe2O3 जो है ये लोहे का अयस्क है। अब ये हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट है, देखते हैं, ठीक है। अब ये है Fe2O3, फिर इसको एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई। ओके, अब एल्यूमिनियम और Fe में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन है, Fe है। तो Fe ने यहाँ पे जगह ले ली और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड निकल गया, जिसे आप एल्यूमिनियम स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम स्लैग, जिसको धातुमल भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ तक आ गया समझ में। तो इस तरीके से अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो कब अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, और ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्यों, क्योंकि आपको इसमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है, सॉरी टेम्परेचर निकल रहा है ना, जिसमें से ऊर्जा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये सेम रिएक्शन उधर दे रखी है। ओके,
अब हम धातुओं का प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है? परिष्करण कैसे किया जाता है धातु, ओके? तो इसकी परिभाषा क्या है? अशुद्ध धातु से अशुद्धियां हटा करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है, वो ये होती है, प्योरिफिकेशन होता है उसमें कि विद्युत के अपघटन के द्वारा किया जाता है, जिसमें एनोड पर क्या होता है? अशुद्ध धातुएं होती हैं, और कैथोड पर क्या जमा होती है? शुद्ध धातुएं जमा होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? एक धातु का जो विलयन होता है, जैसे सोडियम हो गया तो सोडियम क्लोराइड एक लवण है, और उसका जो विलयन होगा, जलीय विलयन, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, ओके? इलेक्ट्रोलाइट में जनरली क्या होता है कि दो आयंस अलग अलग बिखर जाते हैं, जिससे कि उसमें विद्युत का प्रवाह होने लग जाता है। मैंने कल बताया था कि आपके पूरी साइंस में विद्युत का प्रवाह दो तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा और आयंस के द्वारा। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, भौतिक विज्ञान पढ़ते हो, तो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रवाह होता है, और जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आपके प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। आया समझ? तो विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर एनोड की धातु जो है वो घुल जाती है, यानी कि गल जाती है, एनोड एनोड पे अशुद्धियां आ जाती हैं, और कैथोड पे हमारे शुद्ध धातु प्राप्त होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में शुद्ध धातु किस पर जमती है? तो शुद्ध धातु जमती है कैथोड पर। किस पर जमती है? कैथोड पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप सभी, है ना? तो अशुद्धियां नीचे एनोड मड कहलाती हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के इस प्रोसेस में अशुद्धि क्या कहलाती है? एनोड मड कहलाती है। ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं लगा देती हूँ आपके लिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ना? आया समझ? अब तांबा, चांदी, सोना, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स है। और हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस है, जिसमें कि ये देखो, ये एनोड है, एनोड पे अशुद्धियां जम गई, ये कैथोड है, कैथोड पे शुद्ध धातु प्राप्त हो गई, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो गई है ना? तो इसके क्या क्या उपयोग है? शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, उच्च गुणवत्ता वाली धातु प्राप्त की जाती है, और शुद्ध गुणवत्ता वाली धातुएं मिलती हैं, ओके? तो ये सारा का सारा इसका प्रोसेस रहने वाला है, ओके? उसके बाद में सबसे लास्ट में छोटा सा टॉपिक है आपका रस्टिंग, ठीक है? जिसमें कि जंग कैसे लगती है, ओके? तो जंग लगने की जो होता है, जंग वायु के द्वारा, नमी के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा जंग लगती है, ओके? आपने कई बार देखा होगा कि लोहे में कोई टेबल रखी थी, और 10 दिन बाद में ऊपर गए, बारिश आ गई थी, हवा में नमी थी, और उसपे कुछ काली काली या फिर ब्राउन कलर की जो है वो आपके जंग लग गई, जिससे पूरा धातु खराब हो जाता था। ये कैसे लगती है, क्यों लगती है, इसका क्या उपाय है कि नहीं लगे, ठीक है ना? कॉपर जो है वो काला पड़ जाता है, तांबा जो है वो हरा पड़ जाता है, चांदी जो है वो काली पड़ जाती है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो रस्टिंग के कारण होते हैं, ओके? तो किस कारण होता है? नमी होती है, वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कर लेती है धातु, इस वजह से ये प्रोसेस होती है। उसके बाद में हमारी इस कहानी में, है ना, किस किस पे जंग लगती है? तो किस पे लगती है? लोहे पे लगती है। कैसे कलर की लगती है? ब्राउन कलर की, ठीक है? चांदी पे काले कलर की, तांबे पे हरे कलर की परत आ जाती है, ओके? ये आपने डेली लाइफ में देखा होगा। और फिर रस्टिंग के कारण क्या-क्या है? ऑक्सीजन, नमी, अम्लीय वातावरण, लवण, ये सारे के सारे रस्टिंग के कारण हैं, ओके? अब हानियाँ क्या-क्या होती हैं? धातु कमज़ोर हो जाती है, मशीनों में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आर्थिक हानि भी होती है, पैसे वग़ैरह भी लग जाते हैं। कहीं हमने सेटअप कर रखा है, इंडस्ट्रीज़ होती है बड़ी-बड़ी, उसमें रस्टिंग लग जाती है। रस्टिंग से फिर क्या हो जाता है कि चीज़ें खराब हो जाती हैं, मशीनें खराब हो जाती हैं, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है, पैसे भी खराब हो जाते हैं, है ना? मतलब कि हमें पैसों का भी नुकसान होता है। फिर इससे कैसे बचा जाए? तो उसपे या तो फिर आप पेंट करवा दो, लोहे पे जनरली पेंट किया हुआ टेबल वगैरह जो भी चीज़ें मिलती है वो पेंट की हुई मिलती है ना? पेंट करवा दो, या फिर उसमें कुछ ग्रीस या ऑयल डाल दो, है ना? फिर या फिर गैल्वेनाइज़ेशन होता है, गैल्वेनाइज़ेशन का मतलब होता है जिंक की परत चढ़ाना। लोहे पर या किसी पर भी जिंक की परत को चढ़ाना, है ना? ये होता है गैल्वेनाइज़ेशन। या फिर विद्युत का लेपन कर दो आप, ओके? या फिर कुछ एलॉयज़ होते हैं, मिश्र धातुएँ होती हैं, 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो मिश्र धातुएँ जो होती हैं, वो 2 धातुओं को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि स्टील होता है। तो स्टील एक मिश्र धातु है, इसीलिए लोहे पर तो जंग लगती है। स्टील क्या है? प्यूरिफाई किया हुआ ही तो लोहा है। लोहे का थोड़ा-सा शुद्ध रूप है। तो स्टील पर आपके क्या होती है? जंग नहीं लगती है। इसीलिए स्टील क्या है? एक एलॉय है, 2 धातुओं से मिक्स किया हुआ है। इसीलिए इसमें अ, जंग लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है ना?
अब जैसे पेंट करना हो गया, ग्रेस लगाना हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, विद्युत लेपन हो गया और मिश्र धातुएं बनाना हो गया। एक अलग स्टेनलेस स्टील आता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो सबसे अच्छा स्टील होता है। आप मुझे कमेंट में जवाब देना कि इस स्टील जो होता है ये किस किस से बना हुआ होता है। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का। ये देखो लोहे पर है ना, लोहे पर जंग लगी हुई है, चांदी काली पड़ी हुई है, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ी हुई है। तो यहाँ ये प्रोसेस जो है वो हमारा छोटा सा टॉपिक था रस्टिंग, जो कि है क्लियर हो गया। ओके, और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था हमने? धातु अधातु पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में? क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट। तो इसी के साथ में हमारी कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? जल्दी देखते हैं। धातु होती है, धातुएं दो तरीके की होती हैं। धातु होती है, अधातु होती है, ठोस होती है, चमकीली होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, तन्य होती है यानी खींच सकते हैं, आघात वर्धन्य होती है यानी पीट सकते हैं, ध्वनिक होती है यानी ध्वनि की आवाज करती हैं, ठीक है। और वाइनिल क्लोराइड होता है जो कि कुचालक होता है, विद्युत का ध्वनिक होती है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अधातुएं नर्म होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है। किसकी ऑपोजिट होती है? धातुओं की ऑपोजिट होती है। भौतिक गुण होते हैं, ठोस और चमकीली होती है धातु, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं तन्य नहीं होती हैं और आघात वर्धन्य भी नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या होती है? ध्वनिक भी नहीं होती है। ये सारे अधातुओं के ऑपोजिट गुण हो गए। और हमारे ये क्या थे? विलेन थे। विलेन यानी अपवाद थे हमारे। अपवाद कौन कौन से थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपवाद, अपवाद है ना, याद रख लेना ये अपवाद। कि मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कि आपके तरल अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारी की सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। ओके, द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। गैलियम और सीजियम जो होती है वो आपको इतनी गलनांक कम होता है, हथेली पर लेते ही पिघल जाती है। और जनरली धातुएं अधातुएं जो होती है उसमें चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु होती है जो चमकीली होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चार धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होती है वो बहुत ज्यादा मुलायम होती है। मैंने बताया था ना धातुएं कठोर होती है, लेकिन ये क्या है? बहुत ज्यादा मुलायम होती है। ओके, फिर हमारे क्या था? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातु ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद में उभयधर्मी धातु क्या होती है? जिसमें दोनों के साथ में रिएक्शन होती है। फिर धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं? क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्लोराइड बना देते हैं, ठीक है। धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण एनोड से रिलेटेड प्रोसेस हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद में जल के साथ में रिएक्शन में धातु ऑक्साइड मिलता है। सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली हो जाती है जल के साथ में भी और ऑक्सीजन के साथ में भी, ये भी देखा था हमने। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा था? धातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती हैं? धातु अम्लों के साथ में रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है और अम्लों के साथ में नहीं करती है, एक धातु अम्लों के साथ में रिएक्शन करती है, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था पानी के साथ में इसकी रिएक्शन भी देख ली थी। फिर सक्रियता श्रेणी देखी थी हमने, फिर आयनीकरण की रिएक्शन देखी थी, विस्थापन रिएक्शन देखी थी। उसके बाद में संयोजकता क्या होता है ये डिस्कस किया था। एक्वारेजिया अम्लराज कहते हैं जिसको रॉयल वाटर बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 होता है। कितने अनुपात में होता है? 3:1 में होता है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। धातु और अधातु मिलकर के क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद में ये सारणी देखी थी जिसमें सबकी संयोजकताएं देखी थी। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म बहुत इजी है ना। उसके बाद में ये निष्कर्षण का टॉपिक आज हमने देख लिया, उसमें निष्कर्षण में प्रोसेस देख लिया। निम्न नीचे आने वाले तत्वों को कैसे निष्कर्षित किया जाता है, ऊपर आने वालों को कैसे निष्कर्षित किया जाता है। धातु मिलती है, धातु से धातु ऑक्साइड मिलता है, धातु ऑक्साइड से प्योर धातु मिलती है ना। ये चीज हमने डिस्कस की थी। सल्फाइड अयस्क को किससे? भर्जन के द्वारा। और कार्बोनेट अयस्क को किसके द्वारा अलग किया जाता है? निष्पादन के द्वारा अलग किया जाता है। परिष्करण का क्या प्रोसेस होता है? किस पर जमा होता है शुद्ध धातु? एनोड पर। और जो एल्यूमिनियम स्लग भी बनता है सबसे लास्ट में इसमें, और इसके क्या क्या यूज होते हैं ये भी हमने आज डिस्कस किया है ना।
और सबसे लास्ट में हमने यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते कहानी के एंड में हमने रस्टिंग को डिसाइड किया और सबसे लास्ट तक आज हमारा ये चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है? और अगर आपका ये चैप्टर हमारे साथ में कंप्लीट हो गया हो तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट हो गया है क्रिस्टल क्लियर। ओके, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर और नई कहानी के साथ।